हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान के वीडियो में हम आपको अगला वीडियो देंगे। बहुत ही अच्छा है, छोटा है और आप कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से भरपूर है। पीसीएस के लिए भी या जीएस जिसमें पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी एलटी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जैसे आपको भाग 3 भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बता चुके हैं। अब अगला हमारा भाग 4 का जो मूल कर्तव्य है वो वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तब तक हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो अंतर है, हम सोचे हैं कि भारतीय संविधान का कोई भी पोर्शन आपसे पूछे ना, कोई भी पोर्शन आपसे छूटे ना, पूरा एक तरफ चरणबद्ध तरीके से पूरा आपको 100% कंप्लीट वीडियो आपको मिले, जिससे आपको जो भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें पॉलिटी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपको कोई समस्या ना हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो आज हम आपको मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंतर के विषय में बताएंगे। भारतीय संविधान भाग 3 भाग 4 हम आपको बता चुके हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, कभी कभी प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट भी और कथन कारण में भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए और हमको कमेंट करिए, जिससे लगे कि हाँ आपको पहुँच रहा है और आप उससे लाभ पा रहे हैं। तो आज हम आपको मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं उसके विषय में हम जो अंतर है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल में जो अंतर है उसको हम आपको बताएंगे। क्योंकि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व कम्प्लीटली वीडियो हम आपको दे चुके हैं। अब दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। कभी इससे कथन कांड में कभी कभी तो डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं, कुछ चीज़ें इसमें है इसकी व्याख्या हम करेंगे, और कभी कभी कुछ चीज़ें कथन कांड में बन जाती है। देखिए, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, यह जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहने का मतलब है कि हमारा मूल अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के पहला अंतर हम आपको दोनों बता चुके हैं। यह भाग 3 में है, यह भाग 4 में है। मतलब मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मूल नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यह 36 से 51 तक है, यह 36 से 51 तक है जो है। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यह वाद योग्य है, यह वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, अपने मूल अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए यह वाद योग्य है। यह वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व। अगर सरकार द्वारा नीति निर्देशक तत्व के जो मूल आदर्श है उसका पालन नहीं हो पाता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपका मूल अधिकार हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं और नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तन ही किया जा सकता है, मतलब लागू किया जा सकता है। कभी कभी परीक्षा में प्रवर्तनीय शब्द दे देता है, इसलिए हमने आपको बताया यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि न्याय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। परिवर्तनीय परिवर्तन से नहीं, लागू करने से उसका मतलब है, उसका मुख्य चीज़ जो फंडामेंटल चीज़ जो है वह लागू करने से। कि अगर मूल अधिकार का किसी का हनन होता है तो न्यायालय उस पर पूरा ध्यान देता है, न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और नीति निर्देशक तत्व यह न्याय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह नीति निर्देशक तत्व जो है वह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें न्यायालय का मामला है और इसमें भी न्यायालय का मामला है, तो इसमें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। अगर प्रश्न पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है, न्याय द्वारा प्रवर्तनीय है, न्याय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इस तरह विकल्प बनता है तो प्रवर्तनीय नहीं है, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, लागू किया जा सकता है। यह व्यक्तिनिष्ठ होता है और यह समाजनिष्ठ होता है। मतलब मूल अधिकार व्यक्तिगत होता है, यह सबका अपना अपना मूल अधिकार है, मतलब यह व्यक्ति का होता है, व्यक्ति विशेष का सबका मूल अधिकार है। और यह जो है समाजनिष्ठ होता है, मतलब राज्य का होता है, जो राज्य का मतलब सामाजिक रूप से होता है।
जो सरकार कानून बनाएगी, जो नीति निदेशक तत्व में जैसे आ गया कृषि पशुपालन की सुरक्षा, स्मारकों की रक्षा या प्रसूति अवकाश जो बनाएगी वो सभी प्रकार की प्रसूति के लिए होगा। जो कानून उनका बनेगा कि उसमें सिस्टम जो बनाएंगे कि इस इनकम के आधार पे या इस तरह बनाएंगे, उसका लाभ जो मिलेगा, जो उनके कानून के अंतर्गत आएगा वह सबको मिलेगा, चाहे जिस व्यक्ति धर्म जात के हो उसको मिलेगा। और यह व्यक्तिगत होता है, इसमें व्यक्तिगत सबका है, इसमें हर आदमी का है, जिसका जन्म हो गया और मूल अधिकार का पालन उसको सरकार कराएगी, नहीं सरकार करेगी, कोर्ट कराएगी, सबका अपना अधिकार है। यह सामाजिक होता है, यह स्वतः प्राप्त होता है। जैसे हम बताएं कि जैसे जन्म हुआ आप मूल अधिकार के दायरे में आ गए, आपका अधिकार है, जो मूल अधिकार के नियम है, जितने अनुच्छेद हैं वो आपके पूरे ऊपर लागू हो जाते हैं। इसे राज्य द्वारा कानून बनाने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है। लेकिन नीति निदेशक तक जो राज्य कानून बनाएगा कि जैसे पेंशन का मामला है तो उसमें क्राइटेरिया बनाएगा किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, जो पात्र होंगे सबको मिलेगा, चाहे जिस धर्म जात का हो। तो कहने का मतलब यह स्वतः प्राप्त हो जाता है, राज्य द्वारा कानून बनने के बाद प्राप्त होता है। और अगला, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अगर आपातकाल की स्थिति 352, 56, 60 के तहत जो आपातकाल की स्थिति भारतीय संविधान में 352, 56, 60 के तहत जो आपातकाल की स्थिति बनती है उसमें मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। भाई देश हित सर्वोपरि है, उसके बाद व्यक्ति हित है, जब देश का हित होगा व्यक्ति का हित होगा, हित निलंबन होता है। लेकिन अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर हमने अनुच्छेद 20-21 को अपने मूल अधिकार में अच्छे से बताया है। लेकिन नीति निदेशक तत्व का निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य कानून बना के लागू करती है तो उसमें व्यक्ति हित होता है, समाज हित होता है, और व्यक्तिगत नहीं होता और सामाजिक रूप से होता है, तो इसका निलंबन नहीं होता है। और अंतिम, मूल अधिकार नकारात्मक होता है और नीति निदेशक सकारात्मक होता है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न आता है कभी कभी मूल अधिकार की प्रकृति क्या होती है, विकल्प देते थे नकारात्मक सकारात्मक, नकारात्मक सकारात्मक दोनों, नकारात्मक सकारात्मक दोनों नहीं। तो लोग ये समझते हैं कि मूल अधिकार सकारात्मक है, यही गलती हो जाती है। मूल अधिकार नकारात्मक होता है और नीति निदेशक का सकारात्मक। अगर प्रश्न पूछे मूल अधिकार की प्रकृति क्या है, सीधे आप नकारात्मक लगाइएगा। अब समझिए नकारात्मक है कैसे। इसमें मुख्य रूप से आप ये जानिए कि जैसे कोई कानून राज्य, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, कोई जब कानून बनाती है तो अगर उसमें व्यक्ति का हित होता है तो व्यक्ति का हित फंसता है तो व्यक्ति न्यायालय जाता है और न्यायालय जाके बताता है कि वाद दायर करता है। जैसे बताया वाद योग्य है कि इस कानून से या इस नियम से हमारा मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो कोर्ट उस पर रोक लगाती है कि राज्य इस तरह कानून न बनाए, तो राज्य के लिए नकारात्मक हो जाता है। और इसमें सकारात्मक है, जिसमें आदमी न्यायालय जा नहीं सकता है, तो व्यक्ति के हित में काम होता है। अगर किसी का व्यक्तिगत हित फंसता है, न्यायालय जा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति ए है, समझिए, अब यहाँ सरकार है, अब कोई अधिकारी ये बना दी कि आपका अधिकार बन गया। अगर अब इसमें अगर इसका अहित हो रहा है तो सीधे न्यायालय चला जाएगा और न्यायालय इस पर रोक लगा देगी। कहने का मतलब है कि जब सरकार कानून बनाती है, व्यक्तिगत हित प्रभावित होता है, व्यक्ति न्यायालय जाता है, न्यायालय सरकार को उस कानून पर रोक लगा देती है, तो कानून बन नहीं पाता है, इसलिए नकारात्मक है। और मूल नीति निदेशक तत्व के साथ हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसलिए यह सकारात्मक है। तो मुख्य रूप से आप समझ गए हैं कि मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व, इसमें आप यही समझिए कि मूल अधिकार नकारात्मक है, नीति निदेशक तत्व सकारात्मक है, मूल अधिकार बाध्य योग्य है और नीति निदेशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। तो हमारा जो है कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व का अंतर रहा। इसके बाद हम आपको अगला वीडियो जल्द लेके आएंगे। जय हिंद।